हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्लास 12th चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले पार्ट में मतलब पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन की बेसिस पर रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जैसे हम लोगों ने रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये कुछ टॉपिक हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज जो वीडियो क्लासेस है हमारी, इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कोलिजन थ्योरी। अब ये कोलिजन थ्योरी के मैंने जो पोस्टुलेट्स हैं वो आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, लेकिन इन पोस्टुलेट्स को मैं आप लोगों के सामने रीड आउट करूं उससे पहले मैं कुछ बेसिक इन्हीं के बारे में आप लोगों को एक जनरल आउटलाइन बता देता हूं, ताकि इन पॉइंट्स को समझने में आप लोगों को आसानी हो। देखिए, अभी इन पोस्टुलेट्स को आप लोग रीड मत करिए, आप लोग यहाँ देखिए। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है A प्लस बी एंड इट गिव्स प्रोडक्ट। रिएक्टेंट A एंड रिएक्टेंट B रिएक्ट टुगेदर, देन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। और यहाँ इक्वेशन में मैं ये कंसीडर करता हूँ कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B, देन प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। अब देखिए 1 मोल ऑफ A प्रेजेंट है, हम लोग जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स, 1 मोल पार्टिकल्स, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ A, सेम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ B। तो मैं उन पार्टिकल्स को यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए A रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को मैं कुछ ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स में लाइक दिस, और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को मैं दिखाता हूं ट्रायंगल में कुछ इस तरह से। मतलब ए मॉलिक्यूल की जो शेप है वो स्फेरिकल है और बी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। अब क्या होगा, देखिए कि दीज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो हम लोग अगर केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेशन ये बोलते थे कि इन ए केमिकल रिएक्शन द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन इन रिएक्टेंट एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट्स। तो ये उसी का एक डीपर व्यू है, उसी का एक अलग एस्पेक्ट है जिसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जिनको मैंने स्फेयर से दिखाया है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर बी रिएक्टिंग स्पीसीज है और उसके ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में होंगे कोलिजन। ऐसे मान लीजिए ये पार्टिकल है 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको मैं लिख देता हूँ ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, इस तरह से। तो यहाँ पे ए 1 जो मॉलिक्यूल है, 1 जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो इनमें से किसी से भी टकरा सकता है। सेम वे 4 जो है वो किसी से भी टकरा सकता है। मान लीजिए मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 1 टकराएगा A से, 2 टकराएगा B से, 3 टकराएगा C से और 4 टकराएगा D से। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 मोल पार्टिकल इसके हैं, 1 मोल पार्टिकल इसके हैं, तो बहुत सारे कोलिजन्स होंगे इसमें। अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 A से टकरा रहा है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि 1 C से टकरा सकता है, 1 D से टकरा सकता है। तो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज मिलियन नंबर ऑफ कोलिजन्स। मतलब किसी रिएक्शन के होने के लिए उनके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर में कोलिजन्स होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्शन के होने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में क्या होना जरूरी है, कोलिजन होना जरूरी है। तो देखिए वही पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला जो पॉइंट है वही मैंने यहाँ लिखा है। तो कोलिजन थ्योरी एक साइंटिस्ट ने दी, सबसे पहले उनका नाम देखो, आरेनियस। कोलिजन थ्योरी वाज गिवन बाय आरेनियस। दूसरा पॉइंट,
एवरी केमिकल रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन्स अमंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए उनके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में लार्जर नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं। देयर मस्ट बी कोलिजन्स अमंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, देखिए ये इस पर कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, डिफाइन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जैसे A है और ये B है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ZAB, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल A एंड B, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम। ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकंड में और यूनिट वॉल्यूम में कितने हो रहे हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट है या कोई गैसियस रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन का मतलब कि मान लीजिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए आर इन गैसियस फॉर्म और बी भी किस में है, गैसियस फॉर्म में है, तो हम लोग जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सेम चीज़ यहाँ जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इनके बीच में कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ये आपस में ही टकराते रहेंगे। तो किसी गैसियस रिएक्शन के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन की कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसकी वैल्यू क्या लिखी है हमने, 10⁻25 टू 10⁻28। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है फॉर गैसियस रिएक्शन। अगला पॉइंट क्या है, देखिए कि जैसे मेरे पास यहाँ रिएक्शन में 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं ए और बी। ए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं। टकराने के बाद प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और क्या नंबर आ रहा है उनके कोलिजन्स का, लगभग 10⁻25 से लेकर 10⁻28 तक। लेकिन क्या सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट बना पाएंगे? जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं क्या सभी कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। केवल कुछ कोलिजन्स ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। और जितने देखिए आउट ऑफ 10⁻25 मान लीजिए कोलिजन्स हो रहे हैं, इनमें से कुछ कोलिजन्स ही प्रोडक्ट बना सकते हैं और उन कुछ कोलिजन्स को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। तो देखिए अगले पॉइंट में मैंने वही बताया है, ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन में से केवल स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड दैट स्मॉल नंबर ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। उस स्मॉल नंबर ऑफ कोलिजन को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। मतलब क्या हुआ कि किसी रिएक्शन में जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उसमें प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा बनेगा। अब देखिए 6th पॉइंट है कि रिएक्शन में इफेक्टिव कोलिजन होने की कंडीशन क्या क्या है, कि कौन से कोलिजन प्रोडक्ट बना पाएंगे और कौन से कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो देखिए उनकी 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन में मैंने 6 पॉइंट ए और 6 पॉइंट बी करके आप लोगों के सामने रखी है। पहला है थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों से ये बड़ा मुश्किल है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कोलिजन थ्योरी, राइट इट्स पोस्टुलेट्स। इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप लोग इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिखेंगे और मैं इन 2 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से ग्राफिकल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए 6 पॉइंट ए पॉइंट में क्लियर करता हूं यहां पर कि व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, आप लोग समझ जाएंगे तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बड़ा ही इजी हो जाएगा समझने के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी, अच्छा अगर आप लोगों को याद हो तो आपने 11th क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आप लोगों ने थ्रेशोल्ड एनर्जी एक टर्म पढ़ा था। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी कि जब हम किसी मेटल प्लेट पर सनरेज को रेडिएट करते हैं तो उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं।
तो उस मेटल प्लेट के ऊपर मिनिमम कितनी एनर्जी डाली जाए ताकि उसके इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकें और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बना सके। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझिए कि जैसे हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम है, उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है, तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे जाते हैं 33%, मतलब 100 में से 33 मार्क्स वाला स्टूडेंट क्वालिफाइड है और 32 मार्क्स वाला स्टूडेंट डिसक्वालीफाइड है। तो इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स के 33 मार्क्स हैं, 33 मार्क्स क्या हो गए यहाँ पर कि इतने मिनिमम मार्क्स तो आने ही चाहिए, अदरवाइज दो स्टूडेंट हु आर नॉट सिक्योरिंग 33 मार्क्स विल कंसिडर्ड एज फेल्ड। सेम चीज अब यहाँ देखिए कि जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोलिजन्स हो रहे हैं, बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन केवल वही कोलिजन जिनके पास मिनिमम एनर्जी है कोलाइड करने के लिए, केवल वही थ्रेशोल्ड एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं और वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। मैं इसको एक ग्राफ से बताऊंगा आप लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये लिया मैंने एनर्जी का एक्सिस एनर्जी और ये लिया कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब रिएक्शन टाइम। तो मेरे पास दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं ए और बी, हमने इससे पहले एक रिएक्शन कंसीडर करी थी हाइपोथेटिकल। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए एंड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बी रिएक्ट्स टुगेदर। तो मान लीजिए इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो एनर्जी एक्सेस पर मान लीजिए ये 10 किलोजूल पर मोल है, 10 किलोजूल पर मोल। लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, फॉर एग्जांपल 80 किलोजूल पर मोल। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जैसे 100 में से 33 मार्क्स होने ही चाहिए, वैसे ही इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास अगर 80 किलोजूल पर मोल एनर्जी है देन ओनली दे विल फॉर्म दी प्रोडक्ट्स। अब देखिए आप लोग, यहाँ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है 10 किलोजूल पर मोल। क्या ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट बना पाएंगे? ये आपस में रिएक्शन करके आपस में कोलिजन करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इनके जो कोलिजन तो होंगे लेकिन वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होंगे। तो कौन से कोलिजन कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में? जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या जिनके पास मिनिमम एनर्जी होगी, केवल वही प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इनको हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे कि इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो हमने इनको हीट किया, देखिए हमने इनको हीट किया और हीट करने से इनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, और एनर्जी लेवल बढ़ गया जैसे ही इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई तो ए और बी के जो कोलिजन से यहां पर बन जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी तो ये क्या बनाएंगे? आपस में इफेक्टिव कोलिजन करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली स्टेज में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे और ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये कुछ इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास ओरिजिनली कितनी एनर्जी थी? 10। उनके पास होनी कितनी चाहिए थी? 80। और हमने उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दी कितनी है? हमने उनको एक्स्ट्रा एनर्जी जो दी है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक नया टर्म हमारे पास आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए दो टर्म है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ऐसे समझिए 100 में से 33 मार्क्स इज द थ्रेशोल्ड मार्क्स।
और अगर किसी स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए हैं तो उसको कितने और मार्क्स चाहिए, अभी 3 मार्क्स और चाहिए। तो वो 3 मार्क्स उसके लिए एक्टिवेशन मार्क्स है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जो ग्रेसिंग मार्क्स दिए जाते हैं किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए, वो उसके एक्टिवेटिंग मार्क्स हैं। तो यहाँ पर ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थी 10, लेकिन पास होने के लिए, एक्टिवेटेड होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 80। तो हमें यहाँ पर कितना और हीट करना पड़ा इसको, हमें इसको हीट करना पड़ा 70 किलो जूल पर मोल, इसको हीट और देनी पड़ी। तो 80 किलो जूल पर मोल इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड 70 किलो जूल पर मोल इज द एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जो प्रोडक्ट्स बने हैं, इन प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी या रिएक्टेंट से कम होगी। इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, जैसे यहाँ देख लीजिए रिएक्टेंट यहाँ है, सॉरी प्रोडक्ट है यहाँ, और प्रोडक्ट की एनर्जी अगर हम लोग देखें फॉर एग्जांपल, और ये आती है 5 किलो जूल पर मोल। रिएक्टेंट की कितनी थी, 10 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड में जो डेल्टा एच है, जो हीट है, वो कितनी हो जाएगी, -5 किलो जूल पर मोल। मतलब 5 किलो जूल एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ पूरा। हमारे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, A + B गिव्स आउट प्रोडक्ट। A और B आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन का मतलब है आपस में कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन A और B रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो अभी वो मिनिमम एनर्जी नहीं है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए चाहिए। तो हमने इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को क्या किया, हीट किया। तो हीट करने से इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब यहाँ जैसे ही इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आई तो इनके कोलिजन्स कैसे हो गए, इफेक्टिव कोलिजन्स हो गए। मतलब ये आपस में कोलाइड करके क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनेगा देन दे स्टार्ट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। और मान लीजिए ड्यूरिंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट बनता है, उन प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। मतलब रिएक्टेंट की ज़्यादा है एनर्जी और प्रोडक्ट की कम है। जैसे रिएक्टेंट की कितनी है 10, प्रोडक्ट की कितनी है 5, तो इसका मतलब 5 किलो जूल एनर्जी क्या हो गई, एमिट हो गई। तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और यहीं पर अगर प्रोडक्ट मान लीजिए यहीं बन जाते यहाँ, और जहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी आ रही होती 15, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी 10, प्रोडक्ट की एनर्जी 15, तो 5 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर ली गई है। दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग एक ग्राफ से और समझेंगे। तो अभी हमारे पास देखिए 2 टर्म आ गए हैं, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन दोनों एनर्जी को हम लोग समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 2 टर्म्स हैं यहाँ पे, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। तो दोनों एनर्जी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आप लोगों को समय कम लगे। तो देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं यहाँ रीड आउट करता हूँ, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी एसोसिएटेड विद रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। देखिए ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी टू पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कोई डाउट नहीं है। दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं, EA से। तो देखिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाई टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। A और B के पास अपनी कुछ एनर्जी है, ओरिजिनल अपनी कुछ एनर्जी है, इनको एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी दी गई 70, ताकि इनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो वो 70 एनर्जी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो दोनों जो टर्म है उनमें डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखिए ग्राफ से मैंने आप लोगों को ये बताया है, और ये जो ग्राफ है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने बनाया है। अगर यही ग्राफ हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाएं, क्योंकि इन ग्राफ पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा, मैं एंडोथर्मिक ग्राफ का भी क्वेश्चन बनाता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्वेश्चन बनाते हैं
सॉरी ग्राफ बनाते फिर एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए वो ग्राफ क्या बन सकता है, यहां एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, मान लीजिए दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये है 80 किलो जूल पर मोल। यहां पर है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए एंड बी जिनकी एनर्जी है 10 किलो जूल, और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो मुझको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी है 70 किलो जूल पर मोल। और ये प्रोडक्ट बना देते हैं, मान लीजिए यहां पर ये प्रोडक्ट बना दिया यहां। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी दी है इसको, मैंने एक्स्ट्रा जो एनर्जी दी है उसका नाम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 70 किलो जूल पर मोल। और जब यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब ये इफेक्टिव कोलिजन होंगे, और इफेक्टिव कोलिजन से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। और जो प्रोडक्ट की एनर्जी आ रही है, ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी आ रही है, मान लीजिए दिस एनर्जी इज 15 किलो जूल पर मोल, 15 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, प्लस 5 किलो जूल पर मोल। देखिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर 5 है तो इसका मतलब 5 किलो जूल एनर्जी है वो लॉस्ट हो गई है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 है और प्रोडक्ट की एनर्जी 15 है, इसका मतलब 5 किलो जूल एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर ली गई है, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए आप, आपसे ये पूछ लिया जाए कि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मान लीजिए कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए अगर बैकवर्ड रिएक्शन होती है, उसके लिए अगर बैकवर्ड रिएक्शन होती है, मान लो ये A प्लस B आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पर डेल्टा H है -5 किलो जूल पर मोल, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 70। यहाँ पे यहीं से बताता हूँ, यहाँ जो प्रोडक्ट बने हैं यहाँ से डेल्टा H निकल गया है, 5 किलो जूल बाहर की ओर निकल गया है। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, मतलब हम लोग अगर इस रिएक्शन को बैकवर्ड करते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ रही है 70, और प्रोडक्ट की एनर्जी हमको यहाँ से पता है 5 आ रही है ये। अगर मान लो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो आप लोग खुद देख लीजिए, प्रोडक्ट की एनर्जी है यहाँ पर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट बन जाएंगे। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी होगी 5, भाई रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी होगी 5, और 5 से कहाँ पहुँचना है 80, तो मुझे कितना हीट करना पड़ेगा 75। बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 75, फॉरवर्ड में कितनी है 70। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ई ए यहाँ पर फॉरवर्ड और ये ई ए यहाँ पर बैकवर्ड। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बना के या असर्शन रीजन क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग एंडोथर्मिक पर, ठीक है। तो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन मान लीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है यहाँ पर 15 किलो जूल पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 70। अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन से देखी जाए तो प्रोडक्ट क्या बन गए यहाँ पर रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है 15, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है 80, मुझे कितना और हीट करना पड़ेगा केवल 65। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी है 70 और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी आ रही है 65। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा कम होती है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखो ये ई ए फॉरवर्ड, ये ई ए बैकवर्ड, और फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगी। किसमें? एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे आरेनियस, जो कोलिजन थ्योरी थी वो आरेनियस ने दी थी, इसीलिए हम लोग उसको आरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन भी कहते हैं। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली 6 पॉइंट ए है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम एनर्जी तो उसके पास होनी चाहिए। 6 पॉइंट बी मतलब दूसरी कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बन पाएगा। अगर रैंडमली किसी भी ओरिएंटेशन में टकरा गए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो देखिए इसको भी हम लोग एक छोटे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझाएंगे और बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। देखिए 6 पॉइंट बी पॉइंट है प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखिए आरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। पहला है एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब जैसे मैंने यहाँ समझाया है कि मेरे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी। ये ए और बी ऐसे परपेंडिकुलर आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर ये बना रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और तब जाके बना रहे हैं ये प्रोडक्ट। यहाँ पर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। हर रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के टकराने का ओरिएंटेशन अलग अलग होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए हर रिएक्शन के लिए जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है वो डेफिनेटली अलग अलग होगा। अगर वो मॉलिक्यूल उस ओरिएंटेशन में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं देन ओनली दे विल फॉर्म दी प्रोडक्ट्स, अदरवाइज दे विल नॉट फॉर्म प्रोडक्ट्स। आप लोग देख पा रहे होंगे अगर हमने दूसरे तरीके से यहाँ पे कोलिजन कराया है तो दे आर नॉट सपोज टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये था आरेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन के ऊपर। इन पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और फिर उसके बाद हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने पार्ट 1 वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में यहाँ पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्ट, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो या जिनसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फ्लक्चुएट होता है, बढ़ता है या घटता है। और देखिए एक पॉइंट और आपको क्लियर करूं, ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं इनमें एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यू पेपर में बन सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस इस पर कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन हमको दी गई है A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है 20 किलोजूल पर मोल। अच्छा यहाँ डेल्टा H का साइन प्लस है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है 85 किलोजूल पर मोल, 85 किलोजूल पर मोल। हमसे पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। हमसे पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये हमसे पूछा गया है। तो आप लोग देखिए ग्राफ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एनर्जी का एक्सिस, यहाँ पे कोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब टाइम, कोर्स ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हीट किया जाएगा तब वो पहुँचेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी पर। बेसिक वही है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। हमने इनको हीट किया
और हीट करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहाँ बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास CD, रिएक्टेंट क्या है A एंड B। तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, क्या है ये एक्टिवेशन एनर्जी 85 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और हमको दे रखा है डेल्टा H, एंडोथर्मिक प्लस में दे रखा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये दे रखा है डेल्टा H 20 किलोजूल, 20 किलोजूल पर मोल। तो देखिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। फॉरवर्ड स्टेप में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 85, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट हैं वही क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, और रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी ऑलरेडी है 20 एनर्जी ऑलरेडी है। इसका मतलब ये 20 85 में से कम हो जाएगी, तो हमारे पास केवल यही तो एक्टिवेशन एनर्जी बचेगी। तो इसका मतलब 85 माइनस 20 इट विल बी 65 किलोजूल पर मोल। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमेशा कम होती है, छोटी होती है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज गिवन बाई, आपको एक रिएक्शन दे रखी है H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI, इस तरह से एक रिएक्शन दे रखी है। और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 162.7 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए दे रखी है 177.8 किलोजूल पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता करना है। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब मैं ग्राफ से आपको यहाँ पर बताता हूँ इसको। दिस इज एनर्जी, दिस इज कोर्स ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स टाइम। रिएक्टेंट की एनर्जी, मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर H2 और I2, इनकी कुछ एनर्जी रही है। ये एनर्जी और इस रिएक्शन में मान लीजिए दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, TE लिख देता हूँ मैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब मैं इनको हीट करूँगा तो हीट करने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग एक चीज़ तो जानते हैं, बेसिक में सीख गए हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो एनर्जी लॉस्ट करके बना होगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है मेरे पास HI 2HI, यहाँ पर इस H2 प्लस I2 की एनर्जी थी कुछ, तो हमने इसको हीट किया और कितनी एनर्जी दी इसको, हमने इसको एनर्जी दी EA फॉरवर्ड, और वो कितनी है 162.7 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपस में कोलिजन हुआ और ये बन गया प्रोडक्ट। और अगर मैं अब यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर जाता हूँ तो ये क्या बन जाएंगे मेरे लिए, रिएक्टेंट। अब मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, EA बैकवर्ड क्या होगी मेरी, ये हुई EA बैकवर्ड, दिस इज EA फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और ये कितनी है 177.8, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है 162.7, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 177.8, तो मुझको तो केवल यही तो निकालना है डेल्टा H। तो क्या करूँगा मैं, EA बैकवर्ड माइनस EA फॉरवर्ड, 177.8 माइनस
162.7 और हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साइन कैसा बन जाएगा, माइनस। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन में थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये 2 क्वालिफाइंग कंडीशन है इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, और इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा दिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन में मैंने आप लोगों को बताया कि ओनली इफेक्टिव कोलिजन विल रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो देखिए ये टोटल मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुँच जाती है केवल वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वही केवल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है उसमें से केवल जिस फ्रैक्शन की एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल फॉर्म इफेक्टिव कोलिजन एंड विल फॉर्म प्रोडक्ट। अच्छा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर kinetic energy increases, that means this fraction of molecule will increases with effective collision, that means on increasing temperature rate of reaction increases। इस पॉइंट को जब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी क्लियर करेंगे। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखें तो R इज इक्वल टू जेड ए बी। मान लीजिए वो रिएक्शन A प्लस बी है, then it form product, तो ZAB collision frequency, this is e to the power minus EA over RT, this is collision frequency, this is collision frequency, and this is the fraction of molecule with effective collision, विद इफेक्टिव कोलिजन। ये शॉर्ट फॉर्म है विद की, सी के ऊपर ऐसे लगा दी, दैट मीन्स विद इफेक्टिव कोलिजन। ये जो मॉलिक्यूल फ्रैक्शन है दिस इज ई टू दी पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अच्छा, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके आर्हेनियस ने खुद इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और बना दिया आर इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। यहां पर इस इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो देखिए आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन में इफेक्टिव कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, उसके इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए पहला मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उस स्पीड ऑफ रिएक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। पहला मैंने लिखा है नेचर ऑफ रिएक्ट, कई सारे फैक्टर हैं उसमें से पहला मैंने अभी लिखा है यहाँ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट के या रिएक्टेंट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो देखिए 1.1 पॉइंट में मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल स्टेट। जैसा आप लोग जानते हैं कि फिजिकल स्टेट की बेसिस पर मैटर को 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मैटर जो है उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं क्योंकि वहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड के केस में कम है और गैस के केस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ही कम है। इसका मतलब गैस के पार्टिकल क्या हैं, दूर दूर हैं। तो अगर मेरे पास गैसियस रिएक्टेंट हैं ए और बी तो उनके मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, वो आपस फ्रीली मूव कर रहे होंगे। तो जब फ्रीली मूव करेंगे तो कोलिजन भी ज़्यादा होंगे और वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे एरो से दिखाया है, सॉलिड स्टेट से ज़्यादा रिएक्टिव है लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट से ज़्यादा रिएक्टिव है गैसियस स्टेट। तो जो रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है वो मोस्ट रिएक्टिव हैं देन लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। 1.2 है फिजिकल साइज। फिजिकल साइज लिखा हुआ है सामने, सॉलिड फॉर्म एंड पाउडर फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में अगर कोई रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट पाउडर फॉर्म में है
तो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट वुड बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, वो कोलिजन ज़्यादा करेंगे, और पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। 1.3 है केमिकल नेचर। देखो इसको बड़े ही जनरल टर्म्स में मैं समझाता हूँ, एक बार आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़ भी लेंगे कि ऐसे रिएक्टेंट जिनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे देन दोज रिएक्टेंट विच इज हैविंग मोर एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसको एक जनरल एग्जाम्पल से समझिए। दो स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स में, उनके जो मैथ्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, मतलब एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। ए स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 30, ए स्टूडेंट के मार्क्स हैं 30 और बी स्टूडेंट के मार्क्स हैं 25। तो हम लोग जानते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं 33। तो 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट को कितने मार्क्स और चाहिए, उसको 3 मार्क्स और चाहिए। 25 मार्क्स वाले स्टूडेंट को कितने मार्क्स और चाहिए, इसको 8 मार्क्स और चाहिए। तो यहाँ पर 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट को पास करना थोड़ा सा इजी रहेगा इन कंपैरिजन टू बी स्टूडेंट विच ऑब्टेन ओनली 25 मार्क्स। अब मैं इसको एनर्जी से रिलेट करता हूँ कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी है 33, इनके पास रिएक्टेंट के पास एनर्जी है 30, तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई 3, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 8। तो जिस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू उस रिएक्टेंट के जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो स्टेटमेंट आप लोग रीड कर लेंगे, इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं 1.4 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बड़ा सिंपल सा है, हम लोग पहले जनरल टर्म्स में इसको समझ लेते हैं कि रिएक्टिंग, जब भी कोई हम लोग रिएक्शन करते हैं तो स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट जीरो होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पार्ट 1 वीडियो में कि जब हम लोग दौड़ते हैं किसी भी ग्राउंड में तो शुरू के 30 सेकंड और 40 सेकंड तो बड़ी तेज़ स्पीड से दौड़ते हैं, क्योंकि एनर्जी होती है हमारे अंदर, एनर्जी भरी रहती है। धीरे धीरे एनर्जी लॉस्ट हो जाती है और हमारी स्पीड भी कम हो जाती है। सेम रिएक्शन के साथ में। लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए, गुलबर्ग एंड वागे। 2 साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वागे। इन्होंने अपना लॉ दिया और वो लॉ था लॉ ऑफ मास एक्शन। पार्ट 1 वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये वाला लॉ बताया था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड वागे। क्या था इनका स्टेटमेंट वो समझते हैं हम लोग। मेरे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं ए बी, इट रिएक्ट्स टुगेदर एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। मान लीजिए इसका कोफिशिएंट है m, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसका है n। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या बनता है वो देखिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the active mass। ये एक्टिव मास नया टर्म मिल गया आपको। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, with each term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient
stoichiometric coefficient in reaction। एक बार स्टेटमेंट आप लोग खुद से पढ़ेंगे, मैं अभी एक बार दोबारा इसको जनरल लैंग्वेज में बताता हूं। देखिए, ये स्टेटमेंट आप लोग खुद से रीड करेंगे। अब मैं इस स्टेटमेंट का जनरल लैंग्वेज बता देता हूं कि हमारे पास रिएक्शन है Ma प्लस Nb गिव्स आउट प्रोडक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस गुलबर्ग एंड वागे साइंटिस्ट ये क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास of reacting species with each term raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। A का क्या stoichiometric coefficient है m, B का क्या stoichiometric coefficient है n, और यहां से proportionality साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k। तो मेरे पास मिल गया r इज इक्वल टू k, A की पावर m और B की पावर n। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सीधे सीधे यही बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही समझ में आ रहा है हमको। अब लेकिन हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ा है एक्टिव मास। ये एक्टिव मास क्या है उसको समझिए कि मेरे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है A और B, हमने इनकी कुछ कंसंट्रेशन लिए, मान लीजिए दिस इज 1 मोलर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मोलर। लेकिन प्रैक्टिकली ये टोटल 1 मोल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इफेक्टिवली कितनी कंसंट्रेशन कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रही है? इफेक्टिवली हाउ मच अमाउंट ऑफ A एंड B एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव मास। जरूरी नहीं है कि 1 मोल जो हमने गिवन कंसंट्रेशन है वह पूरी की पूरी ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हो। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट कर रही है? तो देखिए, अगर ये आइडियल कंडीशन है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल गैस है, तो उस केस में तो जो गिवन कंसंट्रेशन है, जैसे 1 मोलर कंसंट्रेशन है, यही इसका एक्टिव मास हो जाएगा। लेकिन गुलबर्ग एंड वागे ने ये अज्यूम कर लिया, ये सपोज कर लिया कि जो मोलर कंसंट्रेशन है वही एक्टिव मास है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर एक्टिव मास को हमेशा क्या लिखेंगे? मोलर कंसंट्रेशन ही लिखेंगे। ये अज्यूम कर लिया गया है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक्टिव मास कुछ नहीं है, वो मोलर कंसंट्रेशन का ही दूसरा नाम है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टर्म आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अभी देखो, यहीं पर एक पॉइंट और बता देता हूं आपको कि ये जो टर्म है m और n, जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जरूरी नहीं है कि A की पावर m पर ही डिपेंड करे या B की पावर n पर ही डिपेंड करे। मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली जो पावर हैं वो डिफरेंट भी हो सकती है। प्रैक्टिकली जो पावर हैं वो डिफरेंट होंगी। इसको कैसे पता लगाएंगे? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो ये जो मैंने लिखा है R इज इक्वल टू K, A की पावर m और B की पावर n, दिस इज थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। दिस इज थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। जब हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअली प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि एक्चुअली में A की कितनी पावर है और B की कितनी पावर है। जरूरी नहीं है कि वो m के बराबर हो और n के बराबर हो। बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू निकल कर आएगी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर m की और n की, वहाँ पर देखिए R इज इक्वल टू K, A की पावर x एंड दिस B की पावर y। ये अगर हमने प्रैक्टिकली पता किया है, प्रैक्टिकली, then it is known as rate law। then it is known as rate
लॉ। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ वी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट दैट how much power of A and how much power of B actually decides the rate of reaction. A की कितनी पावर, B की कितनी पावर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, ये एक्सपेरिमेंटली जब पता करेंगे देन वी ऑब्टेन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला फैक्टर हुआ है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब दूसरा फैक्टर है प्रेशर। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग में दूसरा पॉइंट है, दूसरा फैक्टर है प्रेशर। तो देखिए प्रेशर वाला जो फैक्टर है वो स्पेशली गैसियस रिएक्टेंट के लिए वर्क करता है। लिक्विड रिएक्टेंट और सॉलिड रिएक्टेंट के लिए इसका सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। तो फॉर गैसियस रिएक्टेंट इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज। ऐसे सपोज करिए आपके पास एक बलून है, आपने बैलून के ऊपर प्रेशर लगाया तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल छोटी सी जगह में आने की कोशिश करेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल छोटे से वॉल्यूम में आएंगे तो कोलिजन रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हेन नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो देखिए इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल increases. If the kinetic energy increases, mobility increases, collision number increases, then rate of reaction increases. अच्छा, मैंने यहाँ पर emphasis दिया है all type of reaction। हम लोग इसको इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जो ली चैटिलियर प्रिंसिपल है उससे अफेक्ट नहीं करेंगे कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर एक बार रिवाइज जरूर करें। तो देखिए अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वहां भी बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, व्हेन द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब एक टर्म आप लोग यहाँ देख रहे होंगे दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, इसको मैं जनरल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री, मान लीजिए अभी जो मेरे पास टेम्परेचर है दैट इज T1 और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया बाई 10 डिग्री सेल्सियस, तो T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो रेट है मान लीजिए दैट इज R1, यहाँ पर जो रेट है दैट इज R2। तो यहाँ पर R1 और R2 का जो रेशियो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम 2 टाइम्स। कहीं पर 3 टाइम्स भी मिलेगा, तो ऑलमोस्ट मैं इसीलिए टर्म यूज कर रहा हूँ। अगर हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन 2-3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए उसको ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कह देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, मैं उसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूँ तो R1 इज इक्वल टू K1, यहाँ पर एक्टिव मास मान लीजिए रिएक्टेंट है मेरे पास A और उसकी पावर N। अगर मैंने ये निकाला T1 टेम्परेचर पर, ऐसे ही अगर मैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूँ T2 टेम्परेचर पर, और T2 टेम्परेचर क्या है T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर R1 ओवर R2 इज इक्वल टू K1 ओवर K2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो रेशो निकल कर आ रहा है K1 ओवर K2 दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैं इसको ऐसे लिखूंगा म्यू इज इक्वल टू दैट इज K2 या R2 ओवर R1, और ये क्या मिलेगा लगभग दैट इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स।
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर विच इज डिफर बाई 10 डिग्री। जिनका टेम्परेचर एक दूसरे से 10 डिग्री से डिफर करेगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो या रेट कांस्टेंट का रेशियो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं टेम्परेचर कोफिशिएंट की। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑब्लिक रेट ऑफ रिएक्शन at two different temperature which is differ by 10 डिग्री। तो दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू K2 ओवर K1 या R2 ओवर R1, ये कितना मिल जाएगा 2। दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, समझ में आया ये। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग में टेम्परेचर वाला फैक्टर। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, लास्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ मतलब कैटलिस्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट फैक्टर है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। हमने पहले पढ़ा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिर पढ़ा है प्रेशर, टेम्परेचर, और ये लास्ट है फोर्थ वन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है ये थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं अभी डेफिनेशन बताता हूँ कि कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने 11th ऑर्गेनिक में हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने निकल यूज़ किया था और एल्कीन को कन्वर्ट किया था एल्केन में। तो दिस निकल एक्ट एज कैटलिस्ट, निकल एक्ट एज कैटलिस्ट। तो देखिए, निकल यहाँ पर निकल यूज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया, लेकिन निकल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज। कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट मे बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिख लेंगे हम लोग। पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D, A एंड B रिएक्ट टुगेदर, देन प्रोडक्ट C एंड D आर फॉर्म्ड। और यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बना रखा है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, आप लोग जानते हैं दोनों की डेफिनेशन। और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को मैंने EA से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर कैटलिस्ट यूज करता हूँ, अब देखिए कैटलिस्ट भी दो प्रकार के हैं। कैटलिस्ट आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, अनदर वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट, देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब है ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। अब देखिए, इस ग्राफ से आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। अगर मैं इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर लेता हूँ, तो कैटलिस्ट यूज करने से इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कुछ कम हो जाती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी केवल इतनी है, दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज EA कैटलिस्ट।
मतलब व्हेन वी यूज कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन बिकम लोअर देन द प्रीवियस वन। अगर हम रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा कैटलिस्ट? पॉजिटिव कैटलिस्ट। इफ वी यूज पॉजिटिव कैटलिस्ट इन ए रिएक्शन देन एक्टिवेशन एनर्जी बिकम डिक्रीजेस, दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब हमको केवल इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे देन द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। अब नेगेटिव कैटलिस्ट कौन कौन से होंगे ये हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक दो एग्जाम्पल आएंगे। जैसे हमें किसी रिएक्टेंट की, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप ऑर्गेनिक में उसको रिलेट करेंगे कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए हम उसमें अल्कोहल मिला देते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म हमने बोतल में रखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। अगर हमने उसमें इथेनॉल मिला दिया है, इथाइल अल्कोहल मिला दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन देर से होगा। तो इसका मतलब इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल क्या हो गया? नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया। और जैसा कि इस रिएक्शन में मैंने बताया तो ये जो निकल है ये क्या बनेगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट बनेगा। तो कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द हाईलाइट पॉइंट। कैटलिस्ट increases the rate of reaction, increases the rate of reaction by decreasing activation energy। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉजिटिव कैटलिस्ट। चलिए कि पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और यहीं पर अगर मैं लिखूँ नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया ये वाला पॉइंट? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को अब टेम्परेचर और कैटलिस्ट का एक साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन पर। देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, कोलिजन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्टिवेशन एनर्जी डज नॉट अफेक्ट एट ऑल। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करेंगे। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम में 1000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं और उन 1000 स्टूडेंट जब अपीयर होते हैं तो उसमें से 800 स्टूडेंट पास हो जाते हैं किसी एक सेशन में। तो गवर्नमेंट सोचती है कि भाई बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी या उस एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स है वो कम कर दिए गए होंगे। इसको दोबारा से समझिए, 1000 स्टूडेंट में से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और 800 स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो बच्चों ने ज़्यादा मेहनत की होगी या उस एग्ज़ाम में जो पासिंग मार्क्स हैं उसको घटा दिया गया होगा। तो बच्चों ने ज़्यादा मेहनत की है वो तो टेम्परेचर है, अगर पासिंग मार्क्स घटा दिए गए हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी है। आई होप आप लोग इस एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़े। कैटलिस्ट यूज़ करने से क्या हुआ? कैटलिस्ट यूज़ करने से उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। लेकिन दोनों का इफेक्ट क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और कैटलिस्ट यूज़ करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का जो मैकेनिज्म है, दोनों का जो मेन फैक्टर है वो अलग अलग है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आप लोग ये वीडियो क्लासेस देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे वीडियोस पर मैं देखता हूँ अपने YouTube स्टूडियो में कि व्यूज़ हैं मेरे पास 70, 80, 90 तक व्यूज़ हैं,
लेकिन मेरे पास उनका फीडबैक नहीं है कि ये जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है उनको कैसा लगा ये वीडियो। तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो नहीं पसंद है तब भी मेरे को सजेशन देंगे, अच्छा लग रहा है तब भी उसमें मुझे सजेशन देंगे। और मेरे को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोग जानते होंगे आजकल रामायण देख रहे हैं, हनुमान जी को भी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ी थी। हनुमान जी को भी जब समुद्र लागना था तो जामवंत जी ने उनको मोटिवेट किया। तो इन ऑनलाइन क्लासेस को, वीडियो क्लासेस को चलाने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन क्या है? वो मोटिवेशन है आप लोगों के लाइक और आप लोगों के कमेंट। तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे वीडियो में कि आपका फीडबैक क्या है। अगर वीडियो नहीं पसंद है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, उसको पूछिए दोबारा से। लेकिन आप मेरे को ये ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है, और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए पूरे। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट किया है, अब केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।